हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपी ट्रिपल एस सी, यूजीसी नेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने अव्यक्त या अप्रत्यक्ष और व्यक्त मतलब प्रत्येक प्रकार की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए ई दुर्खिम, ऑप्शन बी आर के मर्टन, ऑप्शन सी बी मेलेनोवस्की या ऑप्शन डी ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर के मर्टन ने अप्रत्यक्ष और प्रत्येक प्रकार अवधारणा को प्रस्तुत किया है। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले जानते हैं कि प्रकार क्या होते हैं। प्रकार का अर्थ सामाजिक इकाइयों के वे कार्य जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था और संतुलन या समाज में संगठन बनाए रखने में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं उसे प्रकारी कहते हैं। मतलब समाज में की इकाइयों में जो भी कार्य होते हैं वो अगर संतुलन बना के रखते हैं या संगठन बना के रखते हैं उन्हें हम प्रकारी कहेंगे। और मर्टन के अनुसार प्रकार वो अवलोकित परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। तथा मर्टन ने प्रकारी को 2 वर्गों में बांटा है, एक प्रकट प्रकारी और एक अप्रकट प्रकारी। तो प्रकट प्रकारी वे होते हैं जैसे कि इसमें लिखा है वे निरक्षित परिणाम जो कि व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य में अपना योगदान देते हैं और जो कि व्यवस्था के अंश ग्रहण करने वालों के द्वारा मानित तथा इच्छित होते हैं वो प्रकट प्रकारी कहलाते हैं। या आपको हम समझाएं इजी शब्दों में कि प्रकट प्रकारी जैसे कि वे होंगे जो व्यवस्था के साथ अपना तालमेल बिठाते होंगे और अनुकूलन करते होंगे। और प्रकट प्रकारी में 2 आवश्यक तत्वों का होना जरूरी होता है। जैसे कि पहला, एक तो ये जो कार्य होता है वो जिस भी परिवार के द्वारा किया जा रहा है वो परिवार की खुशहाली के लिए काम करता है। और दूसरा, इस कार्य को करने का कोई ना कोई लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी, तभी इसको हम प्रकट प्रकारी बोलेंगे। ठीक है। और बात की गई है दूसरे अप्रकट प्रकारी जिसे हम अंतर्निहित प्रकारी, प्रच्छन्न प्रकारी या अप्रत्यक्ष प्रकारी कहते हैं। ये प्रकारी ना तो मान्य होते हैं ना इच्छित होते हैं। अप्रकट प्रकारी जो होता है वो प्रकट प्रकारी का विलोम होता है और ये जो प्रकारी होते हैं वो अनजाने में हो जाते हैं। या ये कह लीजिए कि इनको कोई पहले से कोई जानना नहीं होता है कि क्या चीज़ होने वाला है। अचानक अनजाने में अगर कोई कार्य हो गया तो वो आपका अप्रकट प्रकारी या प्रच्छन्न प्रकारी कहा जाएगा। और इसके द्वारा जो भी चीज़ें परिणाम आएंगे वो भी व्यवस्था समाज द्वारा स्वीकार नहीं होगी, तो वो हमारा अप्रकट प्रकार कहा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सामाजिक अनुसंधान में एकल अध्ययन प्रविधि का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए ई दुर्खिम, ऑप्शन बी फ्रेडरिक लेप्ले, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर या ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर। इन्होंने एकल अध्ययन प्रविधि का उपयोग किया था। आइए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ, जो कि इसमें लिखा है कि समाजशास्त्र में एकल अध्ययन का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया, किंतु व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से इसका प्रयोग फ्रांस में परिवारों की आय व्यय के अध्ययन के लिए चार्ल्स लेप्ले ने किया था और हिली विलियम द्वारा बाल अपराधियों का अध्ययन करने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया गया। तो मतलब 3 इसमें आपको बता दिए हैं। सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रयोग किया। अगर व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से बात की जाएगी
तो वो चार्ल्स लिपले ने किया था। और अगर बाल अपराधियों के अध्ययन के लिए किसने प्रयोग किया था इसका प्रयोग, तो वो हिली विलियम ने किया था। अब जान लेते हैं ये एकल अध्ययन क्या होता है। जैसे कि एकल अध्ययन जो है वो एक गहन अध्ययन विधि है, मतलब इसके अंतर्गत जो होता है वो अनेक विषयों के बारे में जो जानने की इच्छा को छोड़ के कोई एक विषय ले लिया जाता है और उसे जानने का प्रयास किया जाता है। तथा ये जो अध्ययन होता है ये कुछ एक या कुछ सामाजिक इकाइयों के अध्ययन में से संबंधित होती हैं, या मान लीजिए किसी परिवार, सामाजिक समूह, सामाजिक संस्था या समुदाय को किसी एक को ले करके और उसका गहन अध्ययन करके उसका एक निष्कर्ष निकालना, ये हमारा एकल अध्ययन के अंतर्गत आता है। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारतीय समाज के अध्ययन में भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने के लिए कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन ए जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी लुई ड्यूमा, ऑप्शन सी एन.के. बोस या ऑप्शन डी एम.एन. श्रीनिवास। तो आपको बता दें, आई थिंक फ्रेंड्स इसमें आपका टाइपिंग मिस्टेक्स हो गया है। इसमें जो होगा आपका आंसर ये ए और बी दोनों होगा, क्योंकि जी.एस. घुरिये और लुईस ड्यूमा दोनों ही आपके भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसका आप आंसर याद रखिएगा, ये ए और बी दोनों है इसका आंसर। आइए बढ़ते हैं अब इसकी व्याख्या की तरफ। जैसे कि जी.एस. घुरिये मतलब इनका पूरा नाम है गोविंद सदाशिव घुरिये। जो इनका कार्यकाल वो 1893 से लेके 1983 तक ये रहे थे। जो इनका जैसे 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय पैट्रिक गिडिंस ने समाजशास्त्र विभाग की स्थापना की। तो अगर मुंबई में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना के बारे में पूछा जाएगा तो वो 1919 में पैट्रिक गिडिंस ने की थी। उसके बाद विभाग अध्यक्ष बनने वाले जी.एस. घुरिये प्रथम भारतीय विद्वान थे, इसलिए इन्हें भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। एक आपका ये क्वेश्चन हो गया कि भारतीय समाजशास्त्र का पिता जी.एस. घुरिये को कहा जाता है। दूसरा इनका है पॉइंट कि जी.एस. घुरिये इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी 1952 मुंबई संस्था द्वारा प्रकाशित पत्रिका सोशियोलॉजिकल बुलेटिन के प्रधान संपादक थे। आई थिंक ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका ऊपर वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड जो थर्ड पॉइंट इसमें दिया है, जी.एस. घुरिये के अध्ययनों में अधिकांश क्यों और क्या के 2 प्रश्नों की विवेचना की गई है। साथ ही प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य के साथ भारतीय विद्याशास्त्र या इंडोलॉजी उपगम का भी प्रयोग इन्होंने किया है। अब आइए जान लेते हैं जी.एस. घुरिये की कुछ पुस्तकें, जैसे कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया जो 1932 में इनकी पुस्तक आई थी। कल्चर एंड सोसाइटी 1945 में आई। कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन 1961 में आई। सिटीज एंड सिविलाइजेशन 1962 में आई। वाइदर इंडिया 1974 में आई। वैदिक इंडिया 1989 में आई। दी महादेव कोलिश जो 1963 में आई। द इंडियन साधुज जो 1964 में आई। और द शेड्यूल्ड ट्राइब और सोशल टेंशन इन इंडिया 1968 में। ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें थीं। आइए अब जान लेते हैं लुईस ड्यूमा के बारे में। ये 1911 से 1998 तक के इनका ये जो लुईस ड्यूमा थे ये फ्रांसीसी मानवशास्त्री जो कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी नामक पत्रिका के सह संपादक थे। तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी याद रखिएगा, ये पत्रिका किसकी है? लुईस ड्यूमा की है। लुईस ड्यूमा के अनुसार समाज में परिवर्तन हो रहा है, किंतु समाज का परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जाति व्यवस्था को समझने के लिए भारतीय पौराणिक ग्रंथों में निहित विचारधारा को समझना होगा, इसलिए इन्हें भी भारतीय विद्या परिप्रेक्ष्य के लिए जाना जाता है। अतः लुईस ड्यूमा ने जाति व्यवस्था का समस्त विश्लेषण पवित्रता और अपवित्रता मतलब शुचिता व प्रदूषण की विचारधारा पे आधारित किया है। मतलब इन्होंने पवित्र माना है ब्राह्मणों को और अपवित्र माना है शूद्रों को, और इसी के आधार पर पूरी अपनी जाति व्यवस्था का
इन्होंने विचारधारा का विश्लेषण किया है तथा इनकी जो पुस्तक है ह्यूमो हायरार्की के बाद ह्यूमो एक्विलिस पुस्तक भी लिखी इन्होंने। उसमें इन्होंने यूरोप और भारत की सांस्कृतिक और वैचारिक दृष्टिकोण से भिन्न माना है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से भारतीय समाजशास्त्रियों में से कौन मूल्यों का समाजशास्त्र पर लिखने के लिए जाने जाते हैं, मतलब मूल्यों का समाजशास्त्र आपका किसने लिखा। ऑप्शन ए जी.एस. घुरिये, ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी डी.पी. मुखर्जी या ऑप्शन डी ए.के. सेन। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी राधा कमल मुखर्जी, जो मूल्यों का समाजशास्त्र के लिए जाने जाते हैं, मतलब मूल्यों की जो अवधारणा थी वो राधा कमल मुखर्जी ने दी। आइए अब बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। राधा कमल मुखर्जी के अनुसार समाज कुछ निश्चित मापदंड होते हैं, मतलब समाज के कुछ निश्चित मापदंड होते हैं जो समाज की अच्छाई व बुराई का मूल्यांकन करते हैं और जिनका आधार क्या करना चाहिए और क्या नहीं पर केंद्रित होता है। जब हम विभिन्न विषयों या परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हैं तो अपने पास कुछ निश्चित आधार रखते हैं और वो जो निश्चित आधार रखते हैं उन्हें ही हम मूल्य के नाम से जानते हैं। तो सामाजिक मूल्य की अवधारणा आपका राधा कमल मुखर्जी और अगर बात की जाएगी तो आपका दुर्खिम ने भी दिया है, लेकिन दोनों की डेफिनेशन, दोनों की जो व्याख्या या अवधारणा है उनको सही से पढ़ के क्लियर कर लीजिएगा। तो इन्होंने जो कहा है कि अच्छाई बुराई का मूल्यांकन करके क्या करना चाहिए इंसान को और क्या नहीं करना चाहिए, उन सबको ध्यान के रख करके एक मूल्यांकन करने से पहले एक मूल्य को मान लिया जाता है कि ये मूल्य जहाँ जहाँ मिलेंगे जिन परिस्थितियों में वो सही होगा और जो जहाँ ये नहीं मिलेंगे वो गलत होगा। इस तरह इन्होंने सामाजिक मूल्य की अवधारणा दी। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्यक्तियों या सामाजिक समूह या किसी संगठन की बेहतरी हेतु सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किए गए अनुसंधान को कहते हैं। ऑप्शन ए सर्वेक्षण अनुसंधान, ऑप्शन बी क्रियानिष्ठ अनुसंधान, ऑप्शन सी गुणात्मक अनुसंधान या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी क्रियानिष्ठ अनुसंधान। क्रियानिष्ठ अनुसंधान को इंग्लिश में एक्शन रिसर्च भी बोलेंगे। ठीक है, आइए अब इसकी व्याख्या जान लेते हैं। जैसे कि क्रियानिष्ठ अनुसंधान, जिसे एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं, यह अनुसंधान एक संगठित तथा खोजपूर्ण प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति अथवा समूहों से संबंधित सुधार लाने हेतु उसका अध्ययन करना एवं साथ ही उसका मौलिक परिवर्तन लाना होता है। यह मान लीजिए, जैसे कि हम आपको समझा देते हैं, जैसे कि अनुसंधान की जो होती है वो 3 विधियों पे होता है। एक ऐतिहासिक, दूसरा वर्णनात्मक और तीसरा प्रयोगात्मक के आधार पे होता है। ठीक है, परंतु इन विधियों की सहायता से किसी भी चीज़ का व्यवहारिक व तत्कालीन समस्याओं का समाधान संभव नहीं हो पाता है। तो व्यवहारिक और तत्कालीन जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान के लिए जो S.M. कोरे थे उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च को लाया तथा इसमें ये बात कही जाती है क्रियात्मक अनुसंधान में कि जो हमारी जो भी खोज होती है उसमें क्या होता है, खोज के अलावा व्यवहारिक जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान किया जाता है। मतलब इस अनुसंधान के जो द्वारा है विद्यालय या किसी भी चीज़ का कर लीजिए कि क्रिया प्रणाली में सुधार या फिर समस्याओं का समाधान या जो भी सामाजिक समस्याएं हैं उनको बेहतर और निराकरण करने के लिए संभव माना गया है। इसीलिए इस एक्शन रिसर्च को लाया गया है कि ये जो होता है यह आपका समाधान भी करता है, उसको बेहतर बनाने के लिए भी आपको सुझाव भी देता है। तो ये क्रियात्मक रिसर्च या एक्शन रिसर्च इसीलिए लाया गया। और सब जैसे थे ऐतिहासिक, वो इतिहास के आधार पे किया करते थे, प्रयोगात्मक प्रयोग के आधार पे करते थे तो अपना निष्कर्ष देते थे। लेकिन इसमें क्रियात्मक एक्शन रिसर्च में क्या है कि आपका व्यवहारिक समस्याओं का समाधान और निदान भी किया जाएगा। आई होप समझ में आया होगा।
अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, भूमिका दबाव किसी के भूमिका निर्वाह में कठिनाई, किसी भी होगा यहाँ पे, किसी भी भूमिका निर्वाह में कठिनाई। ऑप्शन बी, भूमिका संघर्ष, दो भूमिकाओं की प्रतियोगिता। ऑप्शन सी, भूमिका संक्रमण, एक भूमिका से दूसरी भूमिका में परिवर्तन। या ऑप्शन डी, भूमिका समुच्चय, जिसमें आगे लिखा है भूमिकाओं का समूह जो प्रतिष्ठा का निर्माण नहीं करते हैं। अब बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये भूमिका समुच्चय जो कि भूमिकाओं के समूहों की प्रतिष्ठा का निर्माण नहीं करते हैं, यह आपका सुमेलित नहीं है। आइए अब जान लेते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं सब। जैसे कि भूमिका समुच्चय के पहले बात की गई है, तो जो भूमिका समुच्चय एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति के साथ जुड़े हुई भूमिकाओं के समुच्चय को भूमिका प्रतिमान या भूमिका समुच्चय बोला जाता है। अर्थात भूमिकाओं के गुच्छों को भी मर्टन ने भूमिका प्रतिमान या भूमिका समुच्चय कहा है। जैसे कि हम उदाहरण से बताते हैं कि एक प्राचार्य होता है, उसकी कई भूमिका होती है, जैसे प्राध्यापक के रूप में, क्लर्कों को अलग, छात्रों के साथ अलग, अभिभावकों के साथ अलग। तो ये सब उसकी एक, जैसे प्राचार्य की कई भूमिकाएं हैं, जैसे क्लर्कों से उसे कैसे क्या उनको काम देना है, छात्रों के साथ कैसा उन्हें रिएक्ट करना, अभिभावकों से के साथ उन्हें क्या बातें करनी, क्या भूमिका है, तो उनकी कई भूमिकाएं हैं। इसे इन सबको मिला के भूमिका पुंज भी बोलते हैं, भूमिका समुच्चय भी बोलते हैं और भूमिका प्रतिमान भी बोलते हैं। तो कन्फ्यूज ना होइएगा, ये सारा ही आपका, और ये किसने, आर के मर्टन ने दिया है, ठीक है। तो इस चाहे भूमिका समुच्चय है, भूमिका प्रतिमान है, या भूमिकाओं का गुच्छा है, या भूमिकाओं का पुंज है, तो सब एक ही है, मतलब एक भूमिका के साथ कई भूमिकाओं का जुड़ा होना। आइए और जो क्वेश्चन पूछी गई वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि भूमिका जो है आपका, यहाँ पे बात की गई है संक्रमण, भूमिका संक्रमण, तो ये एक भूमिका से दूसरी भूमिका में परिवर्तन हो जाना भूमिका संक्रमण कहलाता है। अतः इसी को जो दुर्खिम ने भूमिका वंचन के बीच की स्थिति कहा है, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि भूमिका वंचन के बीच की स्थिति को, ये भूमिका संक्रमण को भूमिका वंचन के बीच की स्थिति किसने कहा है, तो वो दुर्खिम ने कहा है। और बात करें जैसे भूमिका संघर्ष की, तो इसमें लिखा है दो भूमिकाओं की प्रतियोगिता। तो ये आपका दो भूमिकाओं के बीच में प्रतियोगिता होती है। जैसे कि इसका भूमिका संघर्ष जो है ये किसने पहले दिया सबसे पहले, तो वो पार्सन्स इसके प्रतिपादक हैं, ठीक है। जैसे कि आपका भूमिका समुच्चय मर्टन, वैसे भूमिका संघर्ष तो ये पार्सन्स इसके प्रतिपादक है। इसमें क्या होता है, दो विभिन्न परिस्थितियों की भूमिकाएं एक साथ निभानी होती है और उसके विरोधाभास में दोनों में संघर्ष होता है। जैसे कि कोर्ट में जज अपने चोर लड़के के अपराध की सुनवाई करता है, तो उसमें एक तरफ तो वो जज है, अपनी जज की भूमिका निभा रहा है, दूसरी तरफ वो उसका बेटा है, तो अब बेटे के प्रति भी उसका दायित्व, तो इसके बीच में उसमें क्या होता है, उसके संघर्ष हो जाता है, तो इसे हम भूमिका संघर्ष बोलेंगे, ठीक है। और भूमिका दबाव जो कि किसी भी भूमिका को निर्वाह करने में कठिनाई आ रही होगी। जैसे कि कठिनाई समझ लीजिए, अगर एक कोई माँ टीचर है, वो पढ़ाती भी है, ठीक है, उसके अलावा उसको घर का भी देखना पड़ता है, तो वो ऐसा नहीं है कि उसको इसमें संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन इसमें उसको दबाव जरूर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी भूमिका जो है टीचर्स वाली, अध्यापक वाली निभाने के साथ साथ अपना घर भी, अपने बेटे बेटियों के प्रति भी उसके दायित्व बनते हैं, तो ये भूमिका दबाव हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा भूमिका दबाव, भूमिका संघर्ष, भूमिका संक्रमण एंड भूमिका समुच्चय। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पारंपरिक घरानों और संगीतज्ञों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बनारस घराना, गिरजा देवी, ऑप्शन बी ग्वालियर घराना, मोगूबाई कुर्डीकर, ऑप्शन सी जयपुर घराना, किशोरी ओमोनकर, या ऑप्शन डी पटियाला घराना, बड़े गुलाम अली खां। इसमें बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्वालियर घराना मोगूबाई कुर्डीकर। ये सुमेलित नहीं है, क्यों? क्योंकि मोगूबाई कुर्डीकर जो है वो जयपुर घराना से है। अब आप सोचे होंगे कि ये क्वेश्चंस अपने सोशियोलॉजी में इसलिए डाला है क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे तो उसमें आपका 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है घराने से रिलेटेड। तो मे बी हो सकती है संभावना आपका 2020 में भी घराने से संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसलिए थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। आइए हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पे ग्वालियर घराने के बारे में। आइए व्याख्या बताते हैं। जैसे कि घराना क्या होता है, पहले ये जान लीजिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की वह परंपरा जो एक ही श्रेणी की कला को कुछ विशेषताओं के आधार पर दो या अनेक उपश्रेणियों में बांटती है, उसे हम घराना कहते हैं। घराना जो है, जैसे घराना को हम परिवार या कुटुंब भी बोलेंगे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विशिष्ट शैली है, क्योंकि हिंदुस्तानी संगीत बहुत विशाल भौगोलिक क्षेत्र में विस्तृत है। तो जैसे कि हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख घराने ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, बनारस घराना, जयपुर अतरौली घराना, पटियाला घराना, दिल्ली घराना और मेवाली नहीं होगा यहाँ पे, मेवाती घराना, ये सब हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख घराने हैं। अब ऊपर क्वेश्चन में बात हुई है ग्वालियर घराना, तो जो ग्वालियर घराना है इसके जो जन्मदाता हैं वो नत्थन पीर बख्श हैं। इसमें नत्थन पीर बख्श के जो थे वो 2 पुत्र थे। उसमें से कादिर बख्श को ग्वालियर के महाराजा दौलत राव जी ने अपने राज्य में नौकर रख लिया। अब जो कादिर बख्श थे इनके 3 पुत्र थे, जैसे हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां। तो ये जो तीनों भाई थे ये मशहूर ख्याल गाने वाले और ग्वालियर राज्य के दरबारी उस्ताद थे। तो अगर ग्वालियर घराने का जन्मदाता पूछा जाए तो नत्थन पीर बख्श होंगे, और अगर इसको ग्वालियर राज्य को आगे बढ़ाने का तो ये तीनों पुत्र कादिर बख्श के तीनों पुत्रों ने बढ़ाया। और इसके कुछ अन्य शिष्य जैसे शंकर राव पंडित और फिर उनके पुत्र कृष्ण राव पंडित तथा उनके शिष्य राजा भैया पूछवाले और रामपुर के प्रसिद्ध मुश्ताक हुसैन भी इस घराने के गायक थे। तो ये नाम याद रखिएगा, हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां, नत्थन पीर बख्श, कादिर खां और ये आपका शंकर राव पंडित, कृष्ण राव पंडित, राजा भैया पूछवाले और मुश्ताक हुसैन, ये सब ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। तो किसी एक का नाम हो ग्वालियर घराना लिख दिया जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा और ऐसे ही आप कुछ और भी अपना क्लियर कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में से किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज द मेथडोलॉजी ऑफ मल्टीलीनियर इवैल्यूएशन में सांस्कृतिक परिस्थिति की शब्द गढ़ा था? ऑप्शन ए J.H. स्टीवर्ट, ऑप्शन बी G.L. यंग, ऑप्शन सी W.R. कैप्टन जूनियर या ऑप्शन डी R. डनलप। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए J.H. स्टीवर्ट। ये आपका इस पुस्तक के लेखक थे। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पीजेंट ऑफ पीजेंट सोसाइटी का लेखक या संपादक कौन है? ऑप्शन ए एरिक वुल्फ, ऑप्शन बी ऑस्कर लेविस, ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड या ऑप्शन डी थियोडोर सेनिन। तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन डी थियोडोर सेनिन, जो पीजेंट्स एंड पीजेंट सोसाइटी के लेखक है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए पीजेंट ऑफ पीजेंट कल्चर तो उसके लेखक आपके ऑप्शन सी जो कि दिया है रॉबर्ट रेडफील्ड, ये होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पीजेंट ऑफ पीजेंट सोसाइटी थियोडोर सेनिन और पीजेंट ऑफ पीजेंट कल्चर रॉबर्ट रेडफील्ड है। आइए बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्लीज़ अगर आपको हमारे लाए हुए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। हम